हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ARK सर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। सेल जो शब्द है इसका जो जो टेक्निकल जो इसका जो नाम था वो है इसका साइटो। क्या नाम है इसका? साइटो। इसका टेक्निकल नाम क्या है? साइटो इसका टेक्निकल नाम है सर। साइटो इसका टेक्निकल नाम है। इसकी जो स्टडी की जाती है, इसका जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन करने की जो शाखा कहलाती है वो कहलाती है साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में ही किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका की जो सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो खोज हुई थी 1665 में। 1665 में। और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने इस कोशिका को खोजा। लेकिन रॉबर्ट हुक ने साहब ने क्या किया, इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। कौन सी कोशिका को? मृत कोशिका को देखा था और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इन्होंने देखा था। सूक्ष्म दर्शी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इन्होंने मृत कोशिका को देखा और ये जो कोशिका इनको दिखाई दी प्रकोष्ठ के रूप में इनको दिखाई दी। किसके रूप में? प्रकोष्ठ के रूप में इनको कोशिका दिखाई दी। उसके बाद इन्होंने तो मृत कोशिका को देख लिया। उसके बाद साइंटिस्ट साहब आए एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका को देखा। किस कोशिका को देखा? जीवित कोशिका को देखा। इस प्रकार यहाँ से कोशिका की क्या हुई? खोज हुई। उसके बाद कोशिका के बारे में सिद्धांत दिए गए और जो सिद्धांत दिए गए उन साइंटिस्ट के नाम थे स्लाइडेन व स्वान। दो व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत क्या है थोड़ी देर में आगे बताएंगे हम आपको। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। अब आती है सबसे छोटी जो कोशिका होती है, यानी वर्ल्ड में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? वो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसको होती है? वो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो सर सबसे बड़ी जो कोशिका होगी वो होगी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होगी। वो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है। अब बात करते हैं मानव में। मानव में जो सबसे छोटी जो कोशिका है वो है स्पर्म। जो किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है स्पर्म। किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है। स्पर्म है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म। उसके बाद मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है आपका अंडाणु। और जो सबसे लंबी जो कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका वो मानव शरीर में वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन की खास बात यह है कि इनमें विभाजन नहीं होता है, इनमें म्यूटेशन नहीं होता है। ये कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। लेकिन ऐसी एक कोशिका है हमारे शरीर में जिसका विभाजन बहुत तेज होता है, यानी वो बहुत तेज गति से विभाजन करती है। उस कोशिका का नाम है लीवर। क्या नाम है उसका? लीवर। लीवर में सबसे तेज विभाजन पाया जाता है। अब देखिए आप, एक कोशिका है, उस एग्जाम्पल मैंने आपसे ये एग्जाम्पल लिया है कि जैसे जैसे ईंट हम मिलाते हैं, ईंटों को आपस में जोड़ जाते तो दीवार बन जाती है। जैसे दीवार और दीवार को दीवार से जोड़ते हैं तो कमरा बन जाता है, और कमरों को कमरे से जोड़ते हमारा एक पूरा घर बन जाता है और घर में हमारा परिवार रहने लग जाता है। इसी प्रकार जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, जब कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, कंबाइंड होती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। और ये उत्तक आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और सभी अंग तंत्र आपस में मिलकर एक पूरी शरीर का, पूरी बॉडी का निर्माण कर देते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे हम चलते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या था। कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत ये था कि जो सभी जीवित प्राणी हैं, सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। यानी जो सभी प्राणी हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिका व कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। ये बात किसने कह दी? ये बात स्लाइडेन व स्वान ने कह दी। लेकिन स्लाइडेन व स्वान ये बात नहीं बता पाए कि
इन कोशिक ये जो जीव हैं इनमें नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका इनमें कैसे बनती हैं। उसके बाद साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो, और रुडोल्फ विर्चो ने अपना स्टेटमेंट दे दिया और उसने कहा कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं? अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती हैं, जिसे ओमिनस सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमिनस सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप आगे इसके कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं, यानी केंद्रक के बाहर की ओर झिल्ली पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं उन्हें? यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका कहते हैं। ठीक है साहब। और जिनमें झिल्ली युक्त केंद्र नहीं पाया जाता है, यानी उनमें झिल्ली का अभाव होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यहाँ तक आपके डाउट नहीं होगा। मैंने बताया कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं वो जंतु में पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज में हमारी ये कोशिका की क्या आ गई है? संरचना आ गई है। ठीक है, कोशिका की संरचना में देखिए, कोशिका की संरचना में हम देखेंगे तो थोड़ा इसको मैं अब देखिए आप, एक है प्लाज्मा झिल्ली। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ इसमें चित्र में दिखा नहीं रखा, केंद्रक झिल्ली कोशिका भित्ति भी यहाँ पर होती है, इसमें नहीं दिखा रखा कोशिका भित्ति। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली है, आपका तारक केंद्रक है ये रहा। ठीक है, आपका जो लाइसोसोम है ये रहा, आपके राइबोसोम ये है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, और कोशिका द्रव्य जो कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, एक होती है खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका और एक होती है चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, और केंद्र के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली जो किसे कहते हैं? केंद्रक झिल्ली भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारा बीचों बीच क्या पाया जाता है? ये हमारा केंद्रक हो गया। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य मैंने बता दिया आपको, लाइसोसोम बता दिए, गोल्जी उपकरण आपका ये रहा, गोल्जी का इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, और आगे हम चलते हैं, ये आपकी आ गई क्या? पादप कोशिका। पादप कोशिका, इसके बारे में मैं आपको दोबारा बताऊंगा, पहले ये देखिए आप। कोशिका के भाग हम पढ़ते हैं, कोशिका के भाग। कोशिका के भाग जो मेन रूप से हमने देखे, इधर देखो आप, ये रहे कोशिका के भाग। प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से बोलते हैं, तारक काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, ये सभी क्या हैं? कोशिका के भाग हैं। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ जो है ये हमारी जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है जी, ये आपका आ गई पादप कोशिका। पादप कोशिका में देखिए आप, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, आपके हरित लवक पाए जाते हैं जिनमें थैलेकोड पाए जाते हैं, यानी सिक्कों की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, आपका केंद्रक पाया जाता है, गोल्जी उपकरण पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक व कोशिका द्रव्य, सभी कोशिका में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोशिका के भाग। सबसे पहला आता है कोशिका भित्ति। देख, नाम से पता चल रहा है कि कोशिका भित्ति कि ये कोशिका की सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, और ये कठोर संरचना होती है, निर्जीव होती है। ये कोशिका की सुरक्षा करने का क्या करती है? काम करती है। और जंतुओं में ये नहीं होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ठीक है, और लेकिन ये किस में पाई जाती है? पादपों में। और पादपों में किससे बनी होती है? पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये बात मैंने बता दी कि सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका की भित्ति के बारे में आपकी कोई भी डाउट साइज नहीं होगा। कोशिका की भित्ति क्या होती है? दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिए
कि कोशिका भित्ति सबसे बाहर की ओर उपस्थित होती है, निर्जीव कठोर संरचना होती है, जंतुओं में अनुपस्थित होती है और पादपों में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में हमने समझ लिया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन कोशिका भित्ति के बाहर नहीं बनेगा। सेकंड नंबर बात करता हूँ मैं प्लाज्मा झिल्ली, यानी इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। देखिए प्लाज्मा जो झिल्ली होती है ना, वो आपके सभी जीवों में उपस्थित होती है, आपके पादप में भी उपस्थित होती है, आपके जंतुओं में भी उपस्थित होती है। और ये मुख्यतः प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, प्रोटीन की मुख्यतः बनी होती है। लेकिन इसमें लिपिड व कार्बोहाइड्रेट भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी प्रोटीन के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्यतः है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में 1972 में साइंटिस्ट सिंगर व निकोलसन ने एक तरल मोज़ेक मॉडल दिया। क्या दिया था, इस झिल्ली के बारे में समझाने के लिए एक तरल मोज़ेक मॉडल दिया था, जिसे द्रव्य मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेटमेंट क्या है, यह अणु का चयनात्मक पारगम्य करवाती है। यानी ये अणु को चयन करके इनका पारगम्य करवाती है। ऐसे नहीं कोई भी अणु आ गया, कोई अणु चला गया, कोई पार्टिकल आ गई, नहीं, ये इनका चयन करती है और फिर कोशिका के अंदर और बाहर जाने की का काम करते हैं, चयन के रूप से, चयनात्मक रूप से इनको काम करती है। ऐसे नहीं कि कोई पदार्थ अंदर आ गया, कोई अंदर बाहर चला गया, ये से इनका चयन करके कि कितनी मात्रा में पदार्थ लेने, कितनी मात्रा में भेजने, ये इनका चयन करके ये काम करती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने 2 टॉपिक पढ़े अभी। हमने पढ़ा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में मैंने बता दिया कि सबसे बाहर की ओर उपस्थित होती है, निर्जीव होती है और कठोर होती है, कोशिका की सुरक्षा करने का कार्य करती है। जंतुओं में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है जी, ये हमने बता दिया। अब थर्ड नंबर अब आता है हमारा गोल्जी काय। क्या आता है, गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज 1898 में कैमियो गोल्जी ने की थी। किसने की थी, कैमियो गोल्जी ने की थी। ठीक है, इसका एक ही यहाँ पर काम है, क्या काम है गोल्जी का मुख्य रूप से, कि ये कोशिका के अंदर व बाहर खाद्य पदार्थों क्या करता है, परिवहन करता है। यानी खाद्य पदार्थों को कोशिका के अंदर लेता है, वह बाहर भेजने का काम करता है गोल्जी काय। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर पर रसदानी। क्या आती है, रसदानी। रसदानी जो होती है ना, ये कोशिका के लिए जो अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं ना, जो उपयोग में नहीं आते, कोशिका के काम में नहीं आते, उनको एकत्रित कर लेती है, उनका संग्रहण कर लेती है। और ये पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे आपका जल हो गया, रस हो गए, वह अन्य जो उत्सर्जित होते हैं, उन पदार्थों को क्या कर लेती है, संग्रहित कर लेती है। और इस झिल्ली का एक नाम हो रहा है, इसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से, क्या कहते हैं इसको, टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, रसदानी जो होती है वो सिर्फ पादपों में पाई जाती है, वो जंतुओं में एब्सेंट होती है, वो अनुपस्थित होती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो रसदानियाँ है ना, वो पादपों में 90% स्थान घेरती है। कितना घेरती है, 90% स्थान घेरती है। यानी अधिक मात्रा में रसदानियाँ ही पाई जा रही हैं। 90% भाई स्थान घेर रही हैं, कहाँ पर, प्लांट में घेर रही हैं 90% स्थान। तो ये पादपों में 90% स्थान घेरती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो 2 हैं, 2 रसदानियाँ होती हैं। एक होते हैं संकुचनशील, जिसमें संकुचन होता है। संकुचनशील रसदानी होती है, वो किस में पाई जाती है, वो अमीबा में पाई जाती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है ये, एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इस एक कोशिकीय जीवों में क्या पाई जाती है, संकुचनशील रसदानी। और दूसरी एक खाद्य रसदानी, किस में पाई जाती है, तो आपको आंसर देना है जो प्रोटिस्ट होता है, प्रोटिस्टा होता है, उसमें खाद्य रसदानी पाई जाती है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी संरचना है
जो धोरी झिल्ली से घिरी हुई होती है, इसकी यानी 2 झिल्लियाँ इसकी पाई जाती हैं। धोरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है ये। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहते हैं, यानी पावर हाउस मतलब शक्ति गृह भी इसको कहते हैं। शक्ति गृह, शक्ति गृह भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल होता है, जो क्रेब्स चक्कर होता है, उस क्रेब्स चक्कर के दौरान 36 एटीपी के अणु बनते हैं। और ये 36 एटीपी के अणु बनने के कारण हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी के कारण इसे क्या कहते हैं? हम पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। ये चीज़ हमारे समझ में आ गई होगी कि हमें ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यस या नो? बोलो, बोलो यस सर। ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में वलय युक्त डीएनए पाया जाता है। इसके डीएनए जो उसमें वलय होती है, रिंग होती है इसमें डीएनए की। डीएनए क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये किसका नाम है? पूरा डीएनए का पूरा नाम है। लेकिन डीएनए के साथ साथ इसमें कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए के साथ साथ इसमें कुछ आरएनए भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का निर्माण में कौन सहायक है? तो आंसर आएगा आरएनए। क्या है? आरएनए, जो कुछ ही मात्रा में, ज़्यादा नहीं पाया जाता, ये कुछ ही मात्रा में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पादप कोशिका व जंतु दोनों में ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा नहीं है कि स्पेशल जंतु कोशिका में पाया जाएगा या फिर स्पेशल पादप कोशिका में पाया जाएगा। ये दोनों ही कोशिकाओं में, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है। अब हमारा आता है 6 नंबर पर प्लास्टिड। क्या आता है? प्लास्टिड आता है हमारा, जिसे लवक हम बोलते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। और ये केवल पादपों में ही लवक पादपों में पाए जाते हैं, जंतुओं में लवक नहीं पाई जाती, उपस्थित होता है। और इसमें वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिनके कारण जो पादप हैं वो अलग अलग रंग के हमें दिखाई देते हैं। पिगमेंट के कारण ही पादप अलग अलग रंग के दिखाई देंगे। यदि पिगमेंट नहीं होगा तो सारे प्लांट सेम रहेंगे। तो पादप का अलग दिखाई देना किसका कारण है? वर्णक के कारण क्या दिखाई देते हैं? ये अलग दिखाई देते हैं वर्णक के कारण प्लांट। प्लास्टिड क्या है? धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। केवल किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। और इनमें क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण पादप अलग अलग रंग के या भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। अब देखिए आप, ये जो लवक हैं, लवक हमने 2 प्रकार के बताए हैं। फर्स्ट नंबर है रंगहीन, सेकंड नंबर है रंगीन, कलरलेस, कलरफुल। जो रंगहीन जो लवक होते हैं, जो रंगहीन लवक होते हैं, वो खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। अब ध्यान दो, जो रंगीन जो लवक होते हैं, जिनमें कलर होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपका क्लोरोफिल हो गया और ज़ैंथोफिल हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये सर? देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कि प्लांट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, कि जो क्लोरोफिल होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सहायक होता है। और प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब एटीपी का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये किसका नाम है पूरा? यह एटीपी का पूरा नाम है। ठीक है।
अब जो एटीपी बनी है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उस एटीपी का उपयोग जो प्लांट हैं वो ग्लूकोज बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं? ग्लूकोज। जो ये ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज ही प्लांट का क्या है? प्लांट का भोजन है। यस या नो? चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई होगी आई थिंक आपके। मैंने आपको लवक पढ़ाया है। लवक क्या होते हैं? लवक देखो, लवक धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ये केवल प्लांटों में ही पाए जाते हैं। इनमें वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। लवक दो प्रकार के हमने लिखे, रंगहीन और रंगीन। ठीक है। रंगहीन का काम क्या है? खाद्य पदार्थों का संग्रहित करना, खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना। वो जो रंगीन है वो प्लांट का भोजन बनाने में मदद करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। आपका क्लोरोफिल हो गया, आपका जेंथोफिल हो गया। आपका जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। यस या नो? यस सर। ठीक है। इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निर्माण हुआ? एटीपी का निर्माण हुआ। और एटीपी जो है, एटीपी से के उपयोग से क्या बना? ग्लूकोज बने। ग्लूकोज ही क्या है? प्लांट का क्या है? ये भोजन है। यस या नो? यस सर। अब देखो, क्लोरोफिल में है ना गोलाकार डीएनए व 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? कि राइबोसोम में गोलाकार, जो डीएनए गोलाकार होगा, राइबोसोम कैसा होगा? 70S प्रकार का राइबोसोम होगा। अब राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं आगे कि राइबोसोम क्या होते हैं। देखिए आप नंबर 7 आ रहा है आपका, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें झिल्ली क्या होती है? इसमें झिल्ली अनुपस्थित होती है। क्या होती है? इसमें झिल्ली अनुपस्थित होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। जो हमारी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का पाया जाता है। जो हमारी यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें 80S प्रकार का पाया जाता है। अब इधर देखो, जो 70S जो राइबोसोम होता है वो 50S व 30S से मिलकर बना होता है। अब सर ये तो ऐसे होना चाहिए था कि 50 30 तो 80 होने चाहिए थे, 80 होने चाहिए, 80 ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं, यानी एक दूसरे में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए इनका जो टोटल लगाते हैं वो कितना आता है? 70S आता है। मर्ज हो रहे हैं एक जगह। इसी प्रकार 80S में 60S प्लस 40S, इसमें भी क्या हो रहा है? मर्ज हो रहे हैं। यस या नो? यस सर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिका का भाग है, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम सभी प्रकार के हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम जो अम्लीय पीएच पर सर्वाधिक रूप से सक्रिय होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड व न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जितने भी हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं ना, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं लाइसोसोम को? आत्मघाती थैली। यानी आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम होता है जब कोशिका में कोई भी क्षतिग्रस्त होते हैं, जब कोशिका में कोई भी एरर आता है तो ये फट जाते हैं और खुद ही कोशिका को क्या करते हैं? पाचन के दौरान खुद ही को क्या कर लेते हैं? पाचित कर देते हैं खुद की कोशिकाओं को। यस्याणु यानी खुद अपनी कोशिकाओं को पचा जाते हैं। इस कारण से क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो हमारा था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ER, यानी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका जो होती है ये छोटी नलिका युक्त संरचनाएं होती हैं। यानी इनमें छोटी छोटी क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी बारीक बारीक नलिका रूपी बिल्कुल संरचनाएं होती हैं ये। और जो एंडोप्लाज्म जो रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है SER, एक होता है RER। SER मतलब सॉफ्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। सॉफ्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम
लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सॉफ्ट सॉफ्ट एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है। और ये आपका हो गया खुरदरी, खुरदरी मतलब क्या होता है, खुरदरी अंतर, RER, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, यानी इसको बोलते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण क्या होती है, चिकनी होती है। और जो RER होती है उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इस कारण क्या होती है, खुरदरी होती है, ठीक है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो लिपिड व स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं उनके निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। और जो खुरदरी है वो प्रोटीन संश्लेषण में क्या होती है, सहायक होती है। काम क्या है दोनों का, SER का काम क्या है कि लिपिड व स्टेरॉइड हार्मोन निर्माण में सहायक है, और आपकी खुरदरी क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, ठीक है जी। अब आता है आपका तारक का, एक ही काम इसका, कोशिका विभाजन में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक सबसे मध्य भाग में पाया जाता है, जो चारों ओर से मैट्रिक्स से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें DNA का आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें वेरिएशंस आते हैं, विभिन्नताएं इसी कारण आती हैं। और इस DNA में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।